हम सूर्यपुत्र हैं, हमें सूर्य जैसी रोशनी चाहिए। ये कहते सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के टोक्यो में नजर आए। जानकारी के लिए आप बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार जापान दौरे पर हैं और इस दौरे में उन्होंने तमाम मुलाकातें की हैं और मुलाकातों के साथ साथ विपक्ष पर अपने संबोधन में निशाना भी साधा है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जापान से जो सभी को भाव विभोर भी करती नजर आई। जब सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय मूल के तमाम लोगों से मिलते नजर आए, वहां पर बच्चों से मिलते नजर आए जो दंडवत उन्हें प्रणाम भी करते हैं, तो कई सांस्कृतिक श्लोक भी सुनाते नजर आए, बच्चों को चॉकलेट्स भी देते नजर आए। लेकिन इस सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है यहां होने वाले दौरे से यूपी इन्वेस्टमेंट। एक क्षेत्र में आज भारत प्रगति कर रहा है और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने भी विकास के कुछ नए आयाम छूने के कार्य किए हैं। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अब आप देखते होंगे वहां कर्फ्यू का कोई समाचार नहीं आता होगा। अब वहां दंगों का समाचार नहीं आता होगा, उपद्रव का समाचार नहीं, अब तो उत्सव के समाचार आते होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव, अयोध्या में दीपोत्सव है, काशी में देव दीपावली। क्या उत्साह है, क्या उमंग है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जीवन की इस आपाधापी में कुछ समय अपने मूल्यों के साथ, अपने आदर्शों के साथ किसी प्रकार से तनाव से मुक्त, भय मुक्त होकर के व्यक्ति जी सके, यही जीने का मजा है। डर करके, मर करके कब तक व्यक्ति जिएगा? और उस वातावरण को देना ये किसी भी लोकप्रिय सरकार का काम होना चाहिए और यही हम लोगों ने यूपी में किया है। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए और हम सूर्य पुत्र हैं तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। योगी ने देखिए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा, सड़क की कमी से लेकर के बिजली की अव्यवस्थाओं का भी जिक्र करते नजर आए। राज्य अब दंगा मुक्त है, ऐसा कहते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। यूपी उत्सवों का प्रदेश है, ये भी सीएम के द्वारा जो है वो कहा गया है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है और जहां आपको बता दें कि जापान दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो इस दौरान कई सारे विकास की बयार की भी बात कही गई है। सीएम योगी ने यहां पर जम करके कार्य किए हैं और साथ ही साथ यहां पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर के विकसित उत्तर प्रदेश का जिक्र बार बार किया जा रहा है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी इस बीच निशाना साधा है। बात जापान के इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम कर ले, जापान से कई ज्यादा संख्या में इन्वेस्टमेंट लाने की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ के इससे पहले सिंगापुर दौरे पर भी नजर आए। अब यूपी में विकसित यूपी या फिर एआईसीटी डेवलपमेंट की बात हो रही है। ऐसे में जापान जो है टेक्नोलॉजी में, साइंस में बहुत आगे है और इसीलिए वहां की टेक्नोलॉजी भारत लाने की कवायद महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ रुपेंद्र कुमार दुबे, नेता बीजेपी से हैं, डॉक्टर राकेश प्रजापति, नेता सपा से हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से बने हुए। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। चलिए डॉक्टर राकेश प्रजापति, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। जब मुख्यमंत्री जाके जिक्र करते हैं कि जो स्थितियां हम देख रहे हैं अभी विकास है, लेकिन पहले विकास नहीं थी, पहले अंधेरा था और अंधेरा इसलिए था क्योंकि डकैती उजाले में नहीं अंधेरे में होती है, सीधा निशाना।
डॉक्टर राकेश प्रजापति, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए सीमा जी, जी। सीमा, हाँ मिल रही है। सीमा जी, सीमा जी, वैसे तो हमारे जो मुख्यमंत्री है ना, वो सनातनी बनते हैं, हिंदू बनते हैं, और एक संत भी बनते हैं, और एक पीठ के पीठाधीश्वर भी बनते हैं। लेकिन बताइए, एक पीठाधीश्वर, एक संत इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, इतना बड़ा झूठा हो सकता है, ये पूरा देश देख रहा है। अच्छा। इतना बड़ा झूठा व्यक्ति, बताइए, ये कह रहे हैं कि पहले रोड नहीं थी, पहले लाइट नहीं आती थी, रोड नहीं थी तो बहन मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया था 2007 से 12 के बीच में। वो किसने बनवाया था? क्या रोड नहीं है वो? आज भी उस जैसा रोड इन्होंने कोई एक बनवाया हो? दूसरा, अब समाजवादी में बना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, पूरे भारत का पहला एक्सप्रेस वे था। कब बना? 12 से 17 के बीच में बना। ये झूठ बोलना है, नहीं बोलना है सरासर। फिर अभी और बता रहा हूं, मानिए अखिलेश यादव जी ने एक योजना लेकर के आए कि जिलों को जिलों से 4 लेन से जोड़िए। आजमगढ़ से मऊ को जोड़ा 4 लेन से, बरेली से मुरादाबाद को जोड़ा 4 लेन से, बरेली से बदायूं को जोड़ा 4 लेन से, बलरामपुर से देवरिया को जोड़ा 4 लेन से, देवरिया को चलिए, इतने के बाद भी जनता ने भाजपा को चुन लिया। काफी कुछ किया, लेकिन जनता ने भाजपा को चुन लिया। एक ओपनिंग कमेंट, हाँ आएंगे, उपलब्धियां गिनेंगे। एक ओपनिंग कमेंट, अरे ठीक है, आएंगे। सीमा जी रुकिए नहीं, रुपेंद्र कुमार दुबे जी, सपा ने इतने काम किया, आपको दिखता नहीं है क्या? म्यूट है आप, अनम्यूट करिए खुद को रुपेंद्र जी। नेता कि माननीय योगी जी ने कोई विकास नहीं किया। साहब, इनके जमाने में ही चलता था जब अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर इनके जो है पार्टी में सम्मिलित थे। और आज आप देख लीजिए ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट को ये किसने कौन कर रहा है। आज ये जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। साहब, आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात कह रहे थे कि इन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ ने विकास नहीं किया था। साहब, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनाया? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किसने बनाया? गोरखपुर एक्सप्रेसवे किसने बनाया? और गंगा एक्सप्रेसवे कौन बनाएगा? साहब, आप ये सोचना चाहिए। आप ये मत समझिए। अगर पता करके देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, सुनिए आपको, देखिए डॉक्टर साहब, आप सुनिए, आपको जो सफाई महोत्सव था ना, वो बंद हो गया है। वो क्यों बंद हो गया मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने सफाई महोत्सव में ना जाने कितने लोगों को वहां पे आप जो देते थे, उसमें कार्यशैली क्या होते जो आप लोग उनको देते थे ना, एक प्रोत्साहन, वहां पे आप लोग क्या करते थे? किसी कार्यकर्ता, किसी के मंत्री को जो 50,000 की देते थे और उसको आजीवन देने का कारोबार किया था। मैं आपको नाम के साथ गिना सकता हूं। साहब, अगर आपने इतना अच्छा काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होती। जनता सब जानती है, वो जमाना चला गया जब आप हिंदू मुस्लिम करके दंगा करा के वोट ले लेते थे, या अतीक अहमद जैसे गुंडे को पकड़ करके वोट ले लेंगे। अब वो जमाना नहीं रह गया साहब। अब कलम का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। जो शिक्षित होगा वही जो है राज करेगा देश पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली की गद्दी हो। ये आपको सोचना पड़ेगा डॉक्टर साहब। 2 बैसाखी पर लाने का काम किया था, 2 बैसाखी पर लाने का काम किया था। 2024 में आपको पटकनी देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को दूसरे नंबर पर बनाने का काम किया था। और आपके जो 400 पार के नारे की हवा निकालने का काम अगर किसने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। 2024 का जिक्र नहीं करते हैं आप लोग। 2024 का भी जिक्र किया करिए ना। क्यों? क्योंकि 2024 में जनता जनादेश है, जनता जनादेश है। वो जिसका होगा वोट देगा। और रही बात आप विकास की बात करते हैं, जो अखिलेश यादव उतना विकास नहीं किया जितना होना चाहिए। अगर ऐसा विकास होता डॉक्टर साहब तो आज आपकी पार्टी होती। विकास ना होने की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और आएगी। आप बताइए अखिलेश जी ने कितना सबमिट किया था? आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जेवर, उसको कौन विकास करेगा? चलिए, आप दोनों अपनी पीठ जरूर थपथपाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, हमारे सहयोगी पुनीत ग्राउंड जीरो से बने हैं और लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए हैं। पुनीत, दोनों ही नेताएं अपना पीठ थपथपा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जापान जाकर कहते हैं कि जो अव्यवस्थाएं थी उन अव्यवस्थाओं को दूर किया गया। उत्तर प्रदेश अब बहुत बदल रहा है और बहुत बदल गया है।
आसिमा, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय विदेश दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए और उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो भारतीय समुदाय के वहां के लोग थे उनसे भी उनकी मीटिंग्स हुई और लगातार वो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की धरती को व्यवसाय के लिए औद्योगिकरण के लिए अनुकूल किया, ऐसा बीजेपी का दावा है। साफ तौर पर जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, इस तरीके के तमाम कार्यक्रम हुए जिसमें तमाम एमओयू साइन हुए और अब जरूरत थी कि अगर उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना है तो विदेश में बैठे जो निवेशक हैं उनको भी उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो जेवर एयरपोर्ट लगभग बनकर के तैयार है। कल आपने जापान में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी सुना होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेवर एयरपोर्ट से लगा हुआ तकरीबन 500 एकड़ की जमीन हम जापानी इंडस्ट्री को देंगे, जापान के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सिंगापुर में भी देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे 60,000 करोड़ के एमओयू साइन होने की बात कही जा रही है, 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे। कल दोपहर तक 11,000 करोड़ के एमओयू जापान में भी साइन हो चुके थे जिसमें बड़ी कंपनियां हैं। जो 1890 की एक कंपनी है जापान की, काफी प्रसिद्ध है, जिसके कृषि यंत्र और मोटर पंप इत्यादि के यंत्र भारत में अभी भी सप्लाई होते हैं, उस कंपनी के साथ एक बड़ा करार किया गया है। देखिए जिस तरीके से हाईवे टू हाईवे कनेक्टिविटी करी गई है और जिस तरीके से पुनीत बड़ी उपलब्धि है और ये बहुत अच्छा लगता डॉक्टर राकेश प्रजापति अगर आप अपनी चर्चा की शुरुआत इसी बात से करते, जो ये इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यूपी में बड़े विकास की बात कही जा रही है, जरा उसको लेकर बधाई दे देते तो काफी अच्छा लगता। डॉक्टर राकेश। सीमा जी 2022 में एमएमयू समिट हुई लखनऊ के अंदर, 23 में हुई, 24 में हुई, 25 में हुई और 26 आने वाला है, 26 में भी शायद करेंगे ही, ठीक है ना। क्या रिजल्ट है, परिणाम क्या है उसका ये बता दीजिए। एक परिणाम मुझे बताइए, कितनी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लग गए, कितनी इंडस्ट्री लग गई, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है? नहीं डॉक्टर राकेश, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा आपको? क्या बदलाव ये नजर आ रहा है, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी चरम सीमा पर है। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर गाँव में जाकर के देखिए बच्चे ग्रेजुएट नहीं हुए आज भी। मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप आ जाइए, कोई प्रदेश का कोई भी जिला चयन कर लीजिए आप, ठीक है, मैं चलता हूं, आप चलते हैं, चलिए और इनके भाजपा के प्रवक्ताओं को लेकर आइए। आज भी सैकड़ों गांव आपको गिना दूंगा जहां पर बच्चे ग्रेजुएट नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट नहीं है। 50% बच्चे आज भी ग्रेजुएट नहीं है। आज भी चलते हैं गाँव में, चलते हैं 80% लोग 5 किलो राशन पर डिपेंडेंट नहीं है, राशन पर डिपेंड। तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, चलिए राशन पर डिपेंड है। क्या परिवर्तन हुआ? तो मानते हैं आप डॉक्टर राकेश, जब आप परिवर्तन का जिक्र करते हैं इसका ये तात्पर्य है कि आपने खुद मान लिया है कि आपकी सरकार में भी कमियां थी, आपकी सरकार में कमियां थी कि बच्चे ग्रेजुएट आपकी भी जब कह देते। नहीं, एक सेकंड, अरे शांति रखिए, शांति। आप जरा सुनिए, अपने सरकार की वाहवाही करने से पहले जो भी आपने लगाया उसी से आपको समझ जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। रुपेंद्र कुमार दुबे जी। मैं आपको बता देता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। आज जहां पे वहां पे मैं आपको बता देता हूं, जब हम लोग छोटे थे तो वहां पे कट्टा और पिस्तौल रखते थे घर में। आज वहां पे आसिमा जी कलम है और कॉपी है। अब बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे वहां से बस आती है और प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। इनको सोचना चाहिए, ऐसा भ्रम मत फैलाइए। वो जमाना पहले था जब घर घर में इकट्ठा होता था और यही उत्पत्ति होती थी कि आप अगर दंगाई करेंगे, नेता बनेंगे तो आपको कोई पार्टी रख लेगी, सपा जैसी पार्टी। आप ये भ्रम मत फैलाइए। आज वो जमाना आ गया है कि पेन और पेपर का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है और मोबाइल का जमाना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज AI समिट हुआ है। डॉक्टर साहब आपको समझ अपने कार्य मत, आपकी राज्यों में सिर्फ गुंडागर्दी चलती थी। अतीक अहमद जैसे यहाँ पे जो है दंगाई होते थे और पार्टी कर देते थे, उनको लड़ाते। आप ये मत कहिए डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी ने आपकी ग्रेजुएशन, आपको मैं दिखा दूं, मेरे साथ चलिए, मैं चलूंगा। मैं अपने प्रयागराज गांव में आपको 10 गांव में ऐसे गिना दूंगा जहां पे ना जाने कितने लड़के ग्रेजुएट और बीटेक और एमटेक कर रहे हैं और आप कहते हैं कि वहां पे ग्रेजुएशन कोई नहीं किया होगा। डॉक्टर गांव का नाम बताइए, अपने गांव का नाम बताइए।
बीरबल है डॉक्टर साहब, आप चलिए मेरे साथ, उसके साथ जो है कंजाता है, उसके साथ मानपुर है। अब डॉक्टर मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वहां से हर गांव में 50% ग्रेजुएशन नहीं दिखा दिया तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा आपके चैनल पे डॉक्टर साहब। चैनल पे चैलेंज करोगे अपने गांव में, अब 2-4 गांव में आपको वकील और आपको ग्रेजुएशन नहीं दिखा, मैं चैनल पे नेशनल चैनल पे HNN में डिबेट करना छोड़ दूंगा डॉक्टर साहब। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। आप ये भ्रम मत फैलाए कि ग्रेजुएशन नहीं लड़के ने किया है। हाँ, जिनकी पढ़ने की मानसिकता नहीं है डॉक्टर साहब, वो नहीं पढ़ेंगे। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरे साथ के जहां वकील नहीं होते तो मेरे साथ के लड़के आज वकील बने हुए हैं और हाई कोर्ट में जाकर वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, विषय ये नहीं है। डॉक्टर राकेश प्रजापति बस कहना चाह रहे हैं, एक मुद्दा उठाना चाह रहे थे, वो उठाते वो नजर आ रहे हैं। ठीक है प्रजापति जी कहिए। गिना दिया उन्होंने, 10 बार गांव का नाम पूछा, 10 बार बता दिया उन्होंने। जाइए अब गांव देख के आइए। नहीं, गांव का नाम बता दिया। आज भी मैं ये अब यहाँ बैठ करके कुछ भी कह रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरीके की भाषा यूज करते हैं। आप तलवार थमा रहे हो, बताइए। नहीं, हमने कोई बदतमीजी नहीं किया डॉक्टर। भारतीय जनता पार्टी आप ये बात डॉक्टर राकेश प्रजापति तब कहते जब आपके पास कोई सबूत होता। इस तरह से ऐसी बातें कह देना ये अशोभनीय है। पार्टी नहीं, उनको जो बदखल कर दिया जाता है पार्टी लाइन से। सुनिए सीमानी, अभी खुर्जा के अंदर कल परसों खुर्जा के अंदर एक प्रजापति समाज के व्यक्ति की हत्या हुई। प्रजापति समाज की हत्या हुई, 48 घंटे से ज्यादा बीत गए। 48 घंटे से ज्यादा बीत गए। रसूख परिवार है उसका जो विरोधी है, रसूख परिवार है, उसके खिलाफ FIR नहीं लिखी जा रही है प्रजापति समाज के व्यक्ति के। क्या कहा है? क्या प्रजापति समाज हिंदू नहीं रहता इस समय पर? खुर्जा जिला समाज से कोई लेना देना नहीं, अपराध का कोई धर्म नहीं है और ये समाज से कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से कोर्ट करना बंद करिए। नहीं, इस तरीके से कोर्ट गलत हुआ है किसी व्यक्ति के साथ, किसी परिवार के साथ, आप वो जरूर बताइए, लेकिन समाज कोर्ट करके आप लोग जो ये अवधारणा बनाते हैं समाज में, बिल्कुल सही नहीं है। ना बिल्कुल नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, जब CM योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, अरे डॉक्टर प्रजापति सिर्फ बोलने आते हैं क्या? सुनने नहीं आते हैं आप? सुनने नहीं आते, रट करके आते हैं क्या कि मैं आऊंगा और ये बोल के चला जाऊंगा? क्या नहीं? सुनिए भाई, सुन लीजिए, कहा तो सुनिए और फिर बोलिए। मेरे साथ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, मुझे आपके साथ डिबेट नहीं करना है। आप अपने दूसरी पार्टी को जवाब दीजिए, मेरे सवाल को सुनिए और उसका जवाब दीजिए, मेरे साथ मत बोलिए। पहले सवाल सुनिए, विषय में आगे बढ़ते हैं। जब बात यहां पर आती है, CM योगी आदित्यनाथ कहते हैं पहले अंधकार होता था तो डाका डला करता था, अब उजाला है। क्या व्यवस्था है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के? जरा उस पर भी अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, सुन लीजिएगा, लेकिन ठीक है ना, आप कहिए तो पहले। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लाइट की व्यवस्था को, चूंकि पहले पावर हाउस जिले पर हुआ करते थे या तहसील लेवल पर हुआ करते, तहसील लेवल से नीचे पावर हाउस नहीं हुआ करते थे, उसकी वजह से लोड ज्यादा रहता था। लोड ज्यादा रहने से फ्यूज की सिस्टम और तार वगैरह, वायरिंग वगैरह की दिक्कत रहती थी। समाजवादी पार्टी ने प्रत्येक जिले के अंदर छोटे छोटे सब स्टेशन बनाने का काम किया। बदायूं जनपद के अंदर 17 सब स्टेशन बनाए गए थे। 17 सब स्टेशन, जहां मैं रहता हूं 17 सब स्टेशन, ये एक बदायूं जिले का डाटा दे रहा हूं। ऐसे ही आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का अंदर था, जिससे छोटे छोटे सब स्टेशन बनेंगे, समस्याओं का सॉल्यूशन जल्दी हो सकेगा। बताइए भाजपा ने कौन सा नया पावर प्लांट लगाया? बिल्कुल जवाब देंगे, वक्त की थोड़ी सी कमी है। ठीक है पुनीत, एक फाइनल अपडेट जरा आप दीजिए इन स्थितियों को लेकर के जल्दी से। हो गया प्रजापति जी। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार आप देखिए कि उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धरातल पर इन चीजों को उतारने के लिए समय कम बचा हुआ है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है। देखिए सीमा, MOU जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी तरीके की बाध्यता नहीं है। कंपनियां अंडरस्टैंडिंग के तहत एक आपसे हस्ताक्षर कर लेती हैं, साइन कर लेती हैं, लेकिन आगे की नीति नियत और सारी चीजें देखते हुए ही वो धरातल पे आएंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर वो अपने MOU से पलट
निकट जाएं तो सीधे तौर पर उनके ऊपर कोई एक्शन हो जाए। एक बात। दूसरी बात, अभी सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी गई थी जिसमें औद्योगिक विकास जो डिपार्टमेंट है उसकी भी कई खुलासे हुए थे। आप देखिए कि जिसकी नेटवर्थ 1 लाख रुपए की है उससे 350 करोड़ रुपए का एमओयू साइन कर दिया गया था। ये हम नहीं कह रहे, ये सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी गई थी। उसमें समाजवादी पार्टी के भी विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक थे। जिस व्यक्ति की सालाना इनकम 1 लाख रुपए, नेटवर्थ 1 लाख रुपए कंपनी को, वो 350 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करेगा? सोचे समझे इस तरह का बहुत बड़ी जानकारी पुनीत आपने दी, बहुत बड़ी जानकारी। वक्त इतनी इजाजत हमें देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चनन को अपना कीमती वक्त देने के लिए। पुनीत आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।